हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज मैं आपके सामने बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका नाम है मार्क्सवाद के कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। ठीक है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लिखे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और 2 अंक का क्वेश्चन बना भी है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और एक बात याद रखें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर देखें। इस चैनल के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से सभी क्वेश्चन, बिहार बोर्ड के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, रिपीटेड है, सभी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम जानेंगे। पहले बात हम समझ लेते हैं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को, कि कार्ल मार्क्स ने क्या क्या सिद्धांत दिया था। इस लेक्चर के माध्यम से हम ये भी जिक्र करेंगे कि कार्ल मार्क्स के क्या आदर्श थे, यानी कार्ल मार्क्स के आदर्शों को लिखे, ये भी क्वेश्चन पूछा है और हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने चरण में बांटा है, हम उसको भी जानेंगे कि आखिर कार्ल मार्क्स ने इस इतिहास को कितने चरणों में बांटा है, हम उसको भी देखेंगे। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप जरूर इसको देखें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड का। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लिखें। तो इसका आंसर में सबसे पहला पॉइंट आप लगाओगे कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत इस प्रकार निम्नलिखित है। आप इसके आंसर में जब इसका आंसर लिखेंगे तो काफी सजावट के साथ लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब नंबर अच्छा उठाना है तो आपके लिखने के तरीके भी बेहतरीन होने चाहिए। यानी कि कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वो इस प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला उन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, जरा सुन लीजिए। लिखा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से जब बात विचार वार्तालाप करते हैं तो वो हमारे बारे में कुछ बात बताता है। ठीक है, ये बातें हो गई द्वंद्वात्मक बातचीत। तथा भौतिकवाद का अर्थ होता है कोई चीजें हम उपयोग में लाएं, यानी कि फिजिकली हम किसी चीज का उपयोग करें, तो ये भौतिकवाद कहलाएगा। यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने दिया, पहला पॉइंट। दूसरा सिद्धांत उन्होंने क्या दिया, तो जरा ध्यान से देखिएगा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का मतलब यह होता है कि हमारे समाज में अलग अलग जाति, धर्म एवं समुदाय के लोग होते हैं और उनके बीच काफी मतभेद होता है। और जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो मजदूरों का, गरीबों का काफी शोषण किया जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में नीचे वर्ग के लोग, यानी कि छोटे जाति, छोटे धर्म, गरीब लोग, किसान लोग संघर्ष करते रहे और वे लोग संघर्ष करके अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश किए। तो वही बात सिद्धांत के रूप में उन्होंने दिया कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये दूसरा सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तीसरा उन्होंने सिद्धांत क्या दिया, जरा देखेंगे, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। यानी कि कार्ल मार्क्स ने अपना नेक्स्ट सिद्धांत बताया कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, यानी कि इतिहास को जो बांटा गया है भौतिक रूप से, उसको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। कि इन्होंने, तो कार्ल मार्क्स ने। एक बात और याद रखना, कार्ल मार्क्स कौन थे, इनके बारे में, इनके जीवनी को मैंने बता रखा है, उसको आप जरूर प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। काफी बेहद रोचकता के साथ उसको बताया गया है और वो भी काफी वीवीआई है। नेक्स्ट उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, जरा हम देखेंगे। 4 नंबर, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। यानी कि कई बार ऐसा होता क्या था ना कि अमीर लोग गरीबों के साथ भेदभाव करते थे, अधिक समय तक काम भी करवाते थे और उनको पैसा भी काफी कम दिया जाता था। तो उस हिसाब से कार्ल मार्क्स ने एक और सिद्धांत दिया कि मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। 5वां सिद्धांत दिया कि क्या है, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। यानी कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में बताया कि राज्यहीन और वर्गहीन समाज होना चाहिए। यानी कि हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग होते हैं, तो उनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। अलग अलग वर्ग के लोग ये नहीं माने कि हम बड़े वर्ग के हैं, हम छोटे वर्ग के हैं। यानी कि वर्गहीन का मतलब होता है कोई भी वर्ग नहीं हो। यह किसने बोला था, तो कार्ल मार्क्स ने
कहा था। आपको यहाँ उनका मानचित्र भी दिया गया है, उनका फोटो भी दिया गया है, जरा देख लीजिए। ये है कार्ल मार्क्स, काफी अच्छे से आपको देख लीजिए इसको, ठीक है। और ये कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स से अगर पूछा जाए कार्ल मार्क्स ने कितने सिद्धांत दिए थे, तो आपको बताना है कितने, तो 5। पांचों का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत, और पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। यानी कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने चरण में बांटा है, इसको हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो एक बात याद रखना, कार्ल मार्क्स इतिहास को उसकी बढ़ती हुई दिनचर्या के आधार पर, जिस प्रकार से अपना समय बीतता चला गया, उसके आधार पर कार्ल मार्क्स ने इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया, ठीक है। और जो बांटा है उसको हम जानेंगे। सबसे पहला बात कि पहला, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने चरणों में बांटा है, तो सबसे पहला चरण क्या बांटा, आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी का मतलब यह हुआ पुराने समय का जो युग था, जो बहुत पहले का युग, सीधी सी बात कह ले, जिसको हम नहीं जानते हैं, और काफी स्टार्टिंग वाला जो युग था, हम उसे बोलेंगे आदिम साम्यवादी युग, ठीक है। ये भी एगो इतिहास का काल था। इस समय में भी लोग या फिर जीवन जी रहे होंगे लोग, या फिर इसमें भी जीवन यापन हो रही होगी, ठीक है। दूसरा, आदिम साम्यवादी युग के बाद जो युग आया, यानी कि जब आदिम साम्यवादी युग खत्म हो गया, पुराना युग खत्म हो गया, पुराने तौर तरीके का जो बहुत पुराना युग वो खत्म हुआ, तो आदिम साम्यवादी युग जब खत्म हुआ तो उसके बाद आया दास्ता युग। दास्ता युग का मतलब होता है, युग का अर्थ होता है काल अवधि। अभी जो युग चल रहा है अभी एक युग है जिसको कलयुग नाम दिया जाता है। आदिम साम्यवादी युग के बाद आया दास्ता युग, ये 2 नंबर में, इसको भी इतिहास के चरण में रखा गया है। दास्ता का मतलब होता है गुलामी। राजा महाराजा के समय में गरीबों को गुलाम की तरह रखा जाता था, दास बना करके। दास का अर्थ होता है गुलाम की तरह काम करवाना, अपनी मनमौजी काम करवाना, जो मन सो काम करवाया जाता था दासी से, ठीक है। तो वो हो गया आदिम साम्यवादी युग के बाद कौन युग आया, दास्ता युग आया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब दास्ता युग क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद दास्ता युग के बाद आया सामंती युग। अब बोलो सामंती युग क्या होता है, तो सामंती युग में हुआ क्या कि कोई जमींदार होगा, ठीक है, किसी गरीब किसान के जमीन पर उसका मालिकाना हक उस जमींदार का हो जाएगा, ठीक है। और ये अधिकार राजा महाराजा के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि किसी गरीब किसान मजदूर का जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे जमींदार को होता था, और वह जमींदार उगाए गए अनाज का डायरेक्ट अपने अधीन कर लेता था, यानी कि उगाए गए अनाज का मालिकाना हक अपने पास रखता था। तो ये था सामंती युग, ठीक है। सामंती में होता क्या है, इसमें सामंत होते हैं लोग, सामंत उसको बोलते हैं जो जो जमींदार होंगे। यानी कि राजा महाराजा क्या किए थे कि हर एक गांव में एक जमींदार को हायर किए थे, और उस जमींदार को यह बात बताए थे कि आप इस गांव के जितने भी किसान लोग हैं उस जमीन पर उगाए गए अनाज को आप रखेंगे, और आप अपने अनुसार कहाँ पे, राजा के दरबार में सभी अनाज को पहुंचा देंगे। यानी कि सीधी सी बात कहें, सामंती युग में होता क्या था कि किसी दूसरे के जमींदार का मालिकाना हक किसी दूसरे जमींदार को होता था, किसी दूसरे गरीब किसान के जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे जमींदार को होता था, और उस पर उगाए गए अनाज का मालिकाना हक उस जमींदार के पास होता था। तो उस प्रकार के युग को बोला गया सामंती युग। यह भी अच्छा युग नहीं था। सामंती युग समाप्त हुआ तो उसके बाद आया पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग में हुआ क्या कि उसके बाद औद्योगिकरण का विकास होने लगा, बड़े बड़े कल कारखाने लगाए जाने लगे, और वहां पे किसान गरीब मजदूर काम करने लगे, और मजदूरों का उसके बाद क्या किया जाने लगा, शोषण किया जाने लगा, अधिक समय तक काम करवाना, कम मजदूरी देना, ठीक है। ये सारे काम कब करवाया गया, तो पूंजीवादी युग में। पूंजीवादी युग में होता क्या है कि अधिक से अधिक लाभ कमाने पर बल दिया गया,
ठीक है, तो ये भी युग अच्छा नहीं माना गया। उसके बाद जो युग आया उसका नाम रखा गया समाजवादी युग, यानी कि जब पूंजीवादी युग समाप्त हो गया तो ये 3 नंबर में इसको रखेंगे, 4 नंबर में रखेंगे और 5 नंबर में क्या बोलेंगे, समाजवादी युग। जब पूंजीवादी युग खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो कौन सा युग आया, समाजवादी युग। ये थोड़ा सा अच्छा माना गया क्योंकि इसमें समाजवादी युग में होता क्या है कि समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को एक साथ रखा जाता है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म एवं समुदाय के क्यों न हो, सभी को समान अधिकार दिया गया। ये कुछ हद तक ठीक था, लेकिन इसमें विकास दर तीव्र नहीं था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने एक बात बोला कि ये 5वां युग के बाद 6ठा युग, देखो ध्यान से, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 6 चरणों में बांट दिया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने बोला था, इन्होंने कहा था कि पूंजीवादी युग के बाद समाजवादी युग आएगा। ठीक है, पूंजीवादी युग के बाद समाजवादी नहीं, एक ऐसा युग आएगा, ठीक है, पूंजीवादी युग के बाद समाजवादी युग आएगा जिसे वर्गहीन समाज कहा जाएगा, जिसमें मजदूरों का शासन होगा। मैं आपको बता दूं कि 5वां चरण समाजवादी युग होगा। ठीक है, जिसे कौन लाएंगे, तो मजदूर और किसान लोग लाएगा, और इस पर मजदूरों और किसानों का अधिकार होगा। यह बात किसने बोला था, तो कार्ल मार्क्स ने बोला था। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने इतिहास को अलग अलग चरणों में बांटा है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको लिख लीजिए। बाकी इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट भी है, इसको देखेंगे कि मार्क्सवाद के उद्देश्य या आदर्श क्या था। कार्ल मार्क्स के उद्देश्य या आदर्श क्या था, देखिए ध्यान से, कार्ल मार्क्स के बारे में यह मार्क्सवाद लिखा है, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद आपको पता होना चाहिए कि आखिर मार्क्सवाद होता क्या है। ठीक है, हुआ क्या ना कि मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें होता क्या है कि समाज में अलग अलग जाति धर्म और समुदाय के लोग होते हैं ना, खासकर वे लोग जो गरीब हो, खासकर गरीब लोग, किसान लोग, ठीक है, किसान लोग और मजदूर लोग, ठीक है, गरीब, किसान और मजदूर, ये लोगों के साथ काफी शोषण किया जा रहा था। तो इनको ऊपर उठाने का बात किया जाने लगा, और वह काम किया किन्होंने, तो कार्ल मार्क्स ने। किन्होंने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया। ठीक है, और हुआ क्या कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि हमारे समाज में अलग अलग जाति धर्म और समुदाय के लोग होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा समाज वर्गहीन होना चाहिए, ना कि वहां पर अलग अलग जाति धर्म के बीच भेदभाव ही होनी चाहिए। यह किसने कहा था, कार्ल मार्क्स। और ये जो बात बोली थी उसी को हम बोलेंगे मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद। तो सुनिएगा कि आखिर मार्क्सवाद के क्या उद्देश्य था, जरा हम उसको देखेंगे। तो उसका आंसर में लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, उसका आंसर में लिखेंगे कि मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। यानी कि मार्क्सवाद कहता है कि समाज में अलग अलग जाति धर्म और समुदाय के लोग होते हैं, तो उनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, और एक बात याद रखना, और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना था। यानी कि मार्क्सवाद का उद्देश्य था कि वर्गहीन समाज की स्थापना करना। पहला पॉइंट मार्क्सवाद का उद्देश्य क्या था, तो वर्गहीन समाज की स्थापना करना, वर्गहीन समाज की स्थापना करना। दूसरा कि समाज में फैली बुराई को, यानी कि समाज में फैली बुराई को क्या करना था, समाप्त करना था। यह किसका उद्देश्य था, तो मार्क्सवाद का उद्देश्य था। और एक बात याद रखना, हमारे समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, इसीलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि मार्क्सवाद का उद्देश्य यह भी होता है, सिद्धार्थ आदर्श ये भी था कि भेदभाव, मार्क्सवाद का आदर्श ये भी था कि समाज में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये था मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य या आदर्श। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो आप अपने हिसाब से इसको जरूर देखें, और आप अपने सहयोगी दोस्तों के पास जरूर भेजें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए।